मैं दुबई में देह व्यापार का काम करती थी, क्योंकि मैं गरीब थी और मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता था। एक रात सड़क के किनारे बैठकर ग्राहक का इंतजार कर रही थी कि अचानक एक बड़ी कार आकर रुकी। मैं फौरन उसके पास गई और कहा कि एक रात के सिर्फ 5,000 लूंगी। मैं 2 दिन से भूखी थी, इसलिए बहुत कम दाम लगाए थे। तभी वो आदमी कार से उतरा और बोला कि मैं तुम्हें एक रात के 5 लाख दूंगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं तुरंत उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने रुकी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो चारों तरफ की बत्तियां जगमगा उठीं, क्योंकि वहां तो बहुत सारे मैं चुपचाप सड़क पर चल रही थी। मेरा दिल और दिमाग दोनों सुन्न हो चुके थे। सर्दियों की ये रातें मेरे लिए बहुत भारी पड़ती थी। ठंड के मौसम में हल्का कपड़ा पहने सड़कों पर घूमना बहुत कठिन था। थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि भूख ने फिर से मुझे बेहाल कर दिया। 2 दिन हो गए थे, मैंने कुछ नहीं खाया था। जब कभी ज्यादा पैसे मिलते मैं उन पैसों से जुआ खेलती और हमेशा हार जाती थी। पिछली बार भी यही हुआ था। मेरे पास जो भी पैसे थे सब खत्म हो गए थे। अब मैं भूख से तड़प रही थी। मेरे जैसी सड़क पर काम करने वाली औरतों को बड़े घरों के लोग पसंद नहीं करते थे। उनके लिए हम बीमार या गंदी समझी जाती थी। वे हमेशा ऊंची जगहों की औरतों को बुलाते थे ताकि उन्हें किसी बीमारी का डर ना रहे, जबकि मैं पूरी तरह ठीक थी। लेकिन फिर भी अमीर लोगों के लिए मैं बेचारेपन की मिसाल बन चुकी थी। मेरा धंधा इतना फीका पड़ चुका था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैं थककर वहीं बैठ गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि आज किसी तरह मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। कुछ देर बाद एक कार मेरे सामने आकर रुकी। मैं तुरंत अपनी जगह से उठी और भागकर कार के पास पहुंची। दिल में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे और होठों पर बस एक दुआ थी कि आज कोई काम मिल जाए। मैं कार के पास पहुंची तो उसका शीशा नीचे हुआ। अंदर बैठा आदमी बहुत अमीर लग रहा था। वह कुछ कहता उससे पहले ही मैं शीशे की तरफ झुककर बोली, साहब सिर्फ 5,000 लूंगी, इससे ज्यादा नहीं। मैं बहुत मजबूर हूँ। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आपको खुश कर दूंगी। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी बात सुनकर उसने सिर्फ एक नज़र मुझ पर डाली और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं एक पल के लिए सन्न रह गई। आज से पहले किसी भी ग्राहक ने मेरा नाम नहीं पूछा था। वे लोग सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते थे। मैंने धीमी आवाज में कहा, वंशिका। ये नाम सुनकर मुझे वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे खुद को फिर से पहचान लिया हो। वह मुझे देखते हुए बोला, पीछे का दरवाजा खोलो और बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। वहां बैठकर आराम से बात करेंगे। मैं थोड़ी हैरान हुई। आज तक किसी ने इस तरह मुझसे बातचीत नहीं की थी। लेकिन मुझे अब डर कैसा? जो सब कुछ खो चुकी हो, उसे दुनिया से क्या डर? मैं चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। अंदर बैठते ही महंगे इत्र की खुशबू ने मेरे मन को घबरा दिया। मैंने एक नज़र उसके हाथों पर डाली। महंगी घड़ी, महंगी गाड़ी। मुझे अनजाने में ही डर लगने लगा। मैं पहले कभी इतनी शानदार गाड़ी में नहीं बैठी थी। दुबई आए 1.5 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक मेरे पैर ही मेरा सहारा थे, या कभी कभी कोई सस्ती टैक्सी। वह मुझे सीधे अपने मेहमान खाने की ओर ले गया। मेरी धड़कनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं खुद घबरा गई थी। एक लंबा सफर तय करके गाड़ी एक भव्य मकान के सामने जाकर रुकी। गाड़ी रुकते ही सामने मौजूद चौकीदार ने मुख्य द्वार खोल दिया। फिर वह अपनी गाड़ी सीधे अंदर ले गया और पोर्च में रोक कर बोला, उतरो और अंदर जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आना। अगर तुमने बाजारू औरत की तरह व्यवहार किया तो याद रखना, एक पैसा भी नहीं दूंगा। उल्टा तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं जैसा कहूँ वैसा ही बोलना। अपने मन से कोई बात मत कहना। अगर तुमने मुंह खोला तो याद रखना, जहां आई हो वो किसी सजा से कम नहीं है। ये सब सुनकर मैंने कहा, अगर यहाँ मेरा रहना खतरनाक है तो मैं चली जाती हूँ। ऐसे काम से अच्छा है मैं भूखी रह लूं। वह बोला, ये सब तुम्हें मेरी गाड़ी में बैठने से पहले सोचना चाहिए था।
अब बिल्कुल चुपचाप अंदर चलो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रही। फिर उसे देखकर बोली, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ देंगे? मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया ना पिया। मुझे बहुत भूख लगी है, जिससे बिल्कुल ताकत नहीं बची है। अगर आप मुझे कुछ खाने को देंगे तो मैं वादा करती हूँ, आपको कभी निराश नहीं करूंगी, बल्कि आपकी उम्मीद पर पूरी उतरूंगी। मेरी बात सुनकर उसने सख्ती से कहा, मैंने कहा है गाड़ी से उतरो। और अगर अब तुमने आवाज निकाली तो भगवान की कसम इसी जमीन में गाड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए डर गई थी। इतने समय में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं चुपचाप गाड़ी से उतर गई। वह भी अपनी गाड़ी से उतरकर एक गार्ड को बोला, गाड़ी को पार्क कर दो और कोई अनजान व्यक्ति आए तो दरवाजा मत खोलना, पहले मेरी अनुमति लेना। इतना कहकर उसने मेरा हाथ थामा और सीधे अंदर की ओर बढ़ गया। मेरा दिल धड़कने लगा। वह मुझे लिए सीधे मुख्य हॉल में गया, जहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। प्रतिष्ठित परिवारों के लोग, सबने शानदार कपड़े पहने हुए थे। मुझे समझ आ गया था, यहाँ मुझे शायद किसी नृत्य प्रस्तुति के लिए लाया गया है। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि अगर डांस करना ही पड़ा तो कर लूंगी। आमतौर पर मैं ऐसा नहीं करती थी, लेकिन आज इतनी मजबूर थी कि कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे सोचने जैसा हमेशा नहीं होता। उस व्यक्ति ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और हॉल में मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए बोला, नमस्ते महिलाओं और सज्जनों। उसके पुकारने पर सभी हमारी तरफ देखने लगे। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और आंख मारी। फिर सबसे बोला, आप सभी को जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि मेरी जिंदगी में कोई है या नहीं, तो आज मैं आप सभी को अपनी मंगेतर से मिलवाना चाहता हूँ। इनका नाम वंशिका है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। ये मेरी जिंदगी में 1.5 साल पहले आई थी और अब मेरी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा बन चुकी है। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी मंगेतर पसंद आएंगी। मैं उसे हैरानी से निहार रही थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह मेरी पहचान सबके सामने करा देगा। मैं कुछ कहती उससे पहले ही एक महिला पास आई और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर बोली, अरे कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम एक सड़क पर मिली लड़की को अपनी मंगेतर बता रहे हो। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें पता है आज तुम्हारा रिश्ता कितने बड़े घर से आया था। बेवकूफी भरे काम मत करो। साहब से कहो कि तुम मजाक कर रहे थे। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि सिर्फ मैं और वो आदमी सुन सकते थे। तभी अचानक उसने ऊंची आवाज में कहा और सबकी ओर देखते हुए बोला, आप सबको अचंभा होगा। मेरी माँ कह रही है कि आज मेरे लिए रिश्ते आए हैं और उनके मुताबिक मुझे अपनी सगाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत इंसान को सिर्फ एक बार होती है और मुझे तो हो चुकी है। मैं वंशिका के बिना रह भी नहीं सकता। बेहतर होगा कि आप मेरी जिंदगी में दखल देकर उसे मुश्किल न बनाएं। मेरा हाल बेहाल था। मुझे लगा जैसे मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे हो। अचानक उसने मुझे देखते हुए कहा, देखा तुमने वंशिका, तुम हमेशा कहती थी कि मेरी मोहब्बत अधूरी है। अब खुद देख लो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सबके सामने मैंने तुम्हें अपनी मंगेतर कहा है और आज ही पंडित जी को बुलाकर शादी करूंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। उसने ये बात साफ साफ अपनी माँ को सुनाई थी। मैं उस आदमी से पूछना चाहती थी कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन माहौल ऐसा था कि मुझे मजबूरी में मुस्कुराना पड़ा और इस नाटक का हिस्सा बनना पड़ा। मुझे किसी भी तरह खाना और पैसा चाहिए था। अब वो अपने हित के लिए मुझे इस्तेमाल करें या किसी और कारण से, मुझे अब परवाह नहीं थी। मैं तुरंत बोली, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, वह भी अभी, तो मैं तैयार हूँ। मेहमान भी हैं और मौका भी है, मैं इनकार नहीं करूंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ये शब्द मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। तभी उसने अपने अंगरक्षक को बुलाया। वह तुरंत सर झुकाकर आगे बढ़ा। उसने कहा, जाओ और तुरंत पंडित जी का इंतजाम करो।
गवाहों को बुलाओ और शादी की तैयारी करो। मैं अभी इसी लड़की से शादी करूंगा। अब मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मैंने उसका हाथ दबाते हुए धीरे से कहा, साहब, ये क्या हो रहा है? मैं तो एक साधारण औरत हूँ। हमारे बीच जो भी मामला है, सोच समझकर आगे बढ़िए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। तभी वह मेरे कान के पास झुककर कुछ ऐसा बोला कि मैं स्तब्ध रह गई। मैं उसे अविश्वास से देखने लगी। वह मुस्कुराते हुए बोला, करोगी शादी या फिर किसी और को बुलाऊं? मैं तुरंत बोली, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मेरा दिल तेज धड़कने लगा था। वह मुझे साथ लेकर सोफे पर बैठ गया और अपनी माँ से बोला, आज खाना लाओ। कुछ लोग गुस्से में वहां से चले गए और कुछ लोग तमाशा देखने के लिए हमारे पास रुक गए। थोड़ी देर बाद उसकी माँ खाना लेकर आई। उसने खाना मेज पर रखते ही कहा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। आज हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। मैंने ऐसा एहसास पहले कभी नहीं किया था। उसने सच में मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी और अनजाने में उस नाटक का हिस्सा बनती चली जा रही थी। करीब आधे घंटे बाद एक पंडित और कुछ गवाह आ गए। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी एक बलिष्ठ आदमी उसके पास आया और धीरे से बोला, अगर तुमने इस सड़क की लड़की से शादी की तो मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारी माँ को कह दूंगा कि अब तुम्हें बिना पूछे किसी के रिश्ते की बात ना करें। तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? वह मुस्कुराया और शांति से बोला, आप क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए भी कोई ऐलान करूं या फिर आप चुप रहेंगे? वह बोला, तुम बहुत पछताओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी इज्जत को इस तरह मिट्टी में नहीं मिला सकते। मानव, होश में आ जाओ। तुम्हें आखिर किस बात का गुस्सा है? मानव ने कहा, मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ और इसके अलावा कोई बात नहीं। बेहतर होगा जो हो रहा है उसे होने दो। जैसे ही पंडित जी पास आए, मानव अपनी जगह से उठ गया। उसने उनसे हाथ मिलाया और उन्हें एक ओर ले गया। दोनों मिलकर शादी के बारे में कुछ बातचीत करने लगे। मुझसे केवल मेरे पिता का नाम और उम्र पूछी गई। इसके अलावा कोई और सवाल नहीं किया गया। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। ये सब मुझे एक सपना लग रहा था। अचानक किसी गाड़ी का आकर मुझे अपने साथ ले जाना, इतने बड़े भवन में लाना और इतनी इज्जत से बिठाना, यह किसी स्वप्न से कम नहीं था। 1.5 साल पहले जब मैंने दुबई की धरती पर कदम रखा था, मेरे विचार भी कुछ ऐसे थे। क्या मैं अपना व्यवसाय शुरू करूंगी, अपनी जिंदगी बनाऊंगी और फिर शादी करके बस जाऊंगी? लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां जाकर मेरी जिंदगी ऐसी तबाही में बदल जाएगी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही मिनट बाद पुजारी जी और मानव मेरे बिल्कुल पास आ गए। गवाह भी हमारे निकट बैठ गए थे। अतिथियों ने भी हमारे पास एक घेरे में जगह बना ली थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये शादी सच में हो रही है। जैसे ही मानव की वह फुसफुसाहट याद आई, मेरे हाथ पैर कुछ पल के लिए कांप उठे। आंखों में नमी आ गई। मेरी पुरानी जिंदगी किसी चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूम गई। मैंने पलकें झपकाकर उस नमी को भीतर ही दबा लिया। पंडित जी बोले, वंशिका अग्नि के समक्ष तुम्हारी शादी मानव से संपन्न की जा रही है। कन्यादान के समय मेरे हाथ कांप रहे थे। अग्नि के 7 फेरे पूर्ण किए। शादी संपन्न होते ही पंडित जी ने आशीर्वाद दिलवाया और फिर शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। लोग आते कहते बधाई हो और चले जाते। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद मैं सिर झुकाकर बैठ गई। मेरा मन वहां से भाग जाने को हो रहा था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं हिल भी नहीं सकती थी। कुछ समय बाद मानव ने कहा, चलिए मैं आपको कमरे में छोड़ आता हूँ। आप आराम कर लीजिए, फिर मैं मिलूंगा। मैंने मुश्किल से सिर हिलाया। वह मेरा हाथ पकड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। एक कमरे का दरवाजा खोलकर बोला, अंदर जाकर शांति से सोफे पर बैठ जाइए। मुझे लगभग आधा घंटा लगेगा। फिर आकर आपसे बात करूंगा। ये कहकर वो नीचे चला गया।
मैं धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। कमरे में नजर दौड़ाई तो लगा मानो किसी छोटे महल में हूँ। इतना भव्य कमरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दीवार पर उसकी बड़ी सी तस्वीर टंगी थी, जिसमें वह दुबई के एक शानदार रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था। कमरा बेहद सुसज्जित था। मुलायम बिस्तर, सुंदर पर्दे और महंगी सजावट। मैं शांति से उसके आलीशान सोफे पर बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था जो लड़की कभी सड़कों पर रात गुजारती थी, आज एक महल में अकेली बैठी थी। थोड़ी ही देर बाद बाहर से शोर सुनाई दिया। मन हुआ जाकर देखूं, लेकिन मैंने खुद को रोका। बेवजह बाहर निकलती तो शायद वो गुस्सा होता। मैं अब और कोई उपकार नहीं चाहती थी। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा मानव आया होगा, लेकिन एक नौकरानी थी। उसने कहा, मैडम आप आराम कर लीजिए। साहब ने कहा है वे सुबह तक आएंगे। वे एक काम से बाहर जा रहे हैं। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लीजिए। जो भी चाहिए बेड के पास रखे फ़ोन से मंगवा सकती है। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और बिस्तर पर लेट गई। इतना मुलायम बिछौना मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। हिंदुस्तान में मेरा अपना घर था, अपना परिवार। वहाँ बहुत आदर मिलता था, कभी अपमान नहीं सहा था। लेकिन इतना सुंदर बिस्तर वहाँ भी नहीं था। लेटते ही मैं गहरी नींद में डूब गई। जीवन की रफ्तार कभी थमी नहीं और शायद कभी थमेगी भी नहीं। मेरी आँख सुबह की भोर के समय खुली। पहले कुछ पल समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर धीरे धीरे होश आया और रात का हर दृश्य याद आने लगा। मैं चुपचाप वापस बिस्तर पर बैठ गई। कुछ क्षण बाद मन में विचार आया, क्या अब मुझे प्रार्थना करनी चाहिए? उस समय मेरा पहनावा ये अनुमति नहीं दे रहा था कि मैं किसी पवित्र और सम्मानित स्थान में उपस्थित हूँ। अचानक मेरी नज़र इंटरकॉम पर गई। तभी मुझे उस नौकरानी की बात याद आई। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इंटरकॉम से बुला सकती है। मैंने झिझकते हुए इंटरकॉम उठाया और कान पर लगाया। कुछ सेकंड में दूसरी ओर से एक औरत की धीमी आवाज़ आई। जी मैडम, क्या चाहिए? थोड़ा रुकी, फिर हिम्मत करके बोली, मुझे नहाने का साबुन, सलवार, कमीज और सिर ढकने के लिए एक चादर चाहिए। क्या ये मिल सकता है? उसने उत्तर दिया, जी मैडम, मैं अभी भेज देती हूँ। अगर और कुछ चाहिए तो बताइए। मैंने सरलता से कहा, अभी यही पर्याप्त है, और चुप हो गई। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलते ही एक औरत अंदर आई, जिसके हाथ में वह सब चीज़ें थी, साबुन, सिर ढकने की चादर और कपड़े। मैं तुरंत खड़ी हो गई और उसकी ओर बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको बाथरूम का सिस्टम चलाना नहीं आता होगा। अगर कहें तो मैं चालू कर दूं। मैंने तुरंत कहा, थोड़ी देर पहले मैं गई थी। पर वहाँ का तरीका देखकर मैं लौट आई। वो औरत मेरे साथ अंदर गई और बड़े धैर्य से सब कुछ समझाने लगी। मैंने ध्यान से एक एक बात सीखी, क्योंकि अब कुछ दिन मुझे यहीं रहना था तो यहाँ के तौर तरीके जानना जरूरी था। वो सब समझाकर चली गई। मैंने शांति से नहाया, फिर कपड़े बदले और बाहर आई। जब आईने में खुद को देखा तो आंखों में हल्की नमी भर आई। ऐसा लगा मानो 1.5 साल बाद मैं पुरानी अपने आप को देख रही हूँ, जो मुस्कुराती थी, अपने घर वालों के साथ सुकून और सम्मान भरी जिंदगी जीती थी। मेरी बस एक भूल ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया था। मैंने गहरी सांस लेकर चादर सिर पर ओढ़ी और खामोशी से प्रार्थना की। प्रातःकाल की प्रार्थना पूरी करने के बाद जब मैंने हाथ जोड़े और सिर झुकाया तो मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं भगवान से बोली, हे मेरे पालनहार, तू सब जानता है मैं कैसी औरत हूँ। फिर भी मैं अपने किए हुए हर पाप, हर गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। मुझे नहीं पता जो मेरे साथ हुआ वो सही था या गलत, पर यदि यह मेरी भलाई के लिए है तो मुझे उसी व्यक्ति से जोड़े रखना। यदि तूने मुझे सम्मान दिया है तो मेरी लाज की रक्षा करना। मैं यहीं इस 4 दीवारी में रहना चाहती हूँ। 2 वक्त का भोजन मिल जाए, किसी सहारे की जरूरत नहीं।
बस मुझे एक सम्मानजनक जिंदगी चाहिए, या फिर है मेरे भगवान, मुझे मेरे देश वापस ले चल, कृपया कुछ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैं कई दिनों बाद तुम्हारे द्वार पर आई हूँ, लेकिन उसी सच्चाई और निष्ठा से मांग रही हूँ जैसे हर बार मांगा करती थी। बहुत देर तक सिर झुकाकर प्रार्थनाएं करती रही, और फिर कब नींद आ गई मुझे खुद नहीं पता चला। शायद इतने दिनों बाद मन को शांति मिली थी कि आंखें अपने आप बंद हो गई। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मेरी आंख करीब 10 बजे किसी पुकार की आवाज से खुली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा मुझे पुकार रहा हो। जैसे ही आंखें खोली, सामने मानव घुटनों के बल बैठा था। मैं घबराकर झट से उठ बैठी। वह मेरी ओर देखकर बोला, तुम जमीन पर क्यों सो रही हो? मैंने तो कहा था कि बिस्तर पर सो जाना। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मैं तो बिस्तर पर ही थी। प्रार्थना करते करते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। मेरी बात सुनकर वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, शायद कई दिनों बाद तुमने सच्चे मन से प्रार्थना की होगी, तभी इतनी मीठी नींद आई। उसका लहजा अब बहुत नम्र था। मुझे लगा था कि वो कमरे में आने के बाद ताने देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सिर झुकाकर कहा, कपड़े नहीं थे और देवालय में इस तरह के वस्त्रों में नहीं जा सकती थी। सुबह मैंने नौकरानी से कहा तो उसने ला दिए। आपको बुरा तो नहीं लगा? उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने परिस्थिति को संभाल लिया। खैर, अब मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें समझाना चाहता हूँ। पहले कुछ खा लेते हैं, फिर बैठकर बात करेंगे। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। सच कहूँ तो उस समय मुझे बहुत भूख लगी थी। थोड़ी ही देर में नाश्ता आ गया। इस दौरान मैं तैयार भी हो चुकी थी। हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। हमारे बीच थोड़ी दूरी थी। मैं चाहकर भी उसके पास नहीं बैठ पाई, क्योंकि मैं उसे जानती तक नहीं थी। नाश्ते के बाद उसने कहा, अगर तुम्हें स्नान आदि के लिए जाना हो तो चली जाओ, क्योंकि अब मुझे बात करनी है और थोड़ा समय लगेगा। मैंने धीरे से कहा, आप बस कहिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, सिर्फ सुनना चाहती हूँ। वो सीधा होकर बैठा और बोला, मेरा नाम मानव वर्मा है। ये हवेली मेरी है। मैं और मेरे पिता मिलकर एक कंपनी चलाते हैं। मेरी माँ वे सौतेली है। उनकी इच्छा अनुसार मैं शादी नहीं कर सका, क्योंकि वे बहुत लोभी स्वभाव की है। अगर मेरी जिंदगी में कोई स्त्री आई भी, तो उसे देखकर वह भी लोभ में पड़ जाएगी। इसलिए मैंने एक बड़ा निर्णय लिया। उनका इरादा था कि रात को किसी युवती को मेरे कमरे में भेज दें, ताकि मुझे बदनाम किया जा सके और मजबूर किया जाए कि उसी से शादी करूं। लेकिन हमारे परिवार में ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। मुझे ये बात अपने एक नौकर से पता चली। दरअसल मैं शादी करना चाहता था, पर केवल औपचारिक रूप से। इसलिए मैं किसी ऐसी युवती की तलाश में था जो कुछ महीनों के लिए मुझसे शादी कर ले और फिर अलग हो जाए। लेकिन ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। मैं परेशान घूम रहा था। तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी। उस समय मेरे मन में केवल व्यवहारिक सोच थी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। मैंने तुम्हें पिछली रात लाख की पेशकश की थी, लेकिन अब मैं 5 लाख रुपए दूंगा, अगर तुम 4 महीने तक मेरे साथ रहो। मैं अपने परिवार को ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि मेरी सच्ची पसंद हो। और हम 1.5 वर्ष से साथ रह रहे हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, 1.5 वर्ष ही क्यों कहना चाहते हैं? आप 2 वर्ष भी तो कह सकते हैं। ना जाने क्यों मुझे किसी अनहोनी का आभास हुआ था। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर एक छाया सी गुजरी थी। वह बात को टालते हुए बोला, नहीं, बस वैसे ही मैंने कह दिया। खैर, अभी के लिए मैं तुम्हें लाख दूंगा और फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसे देता रहूंगा। हो सकता है अगर तुमने अभिनय में अच्छा काम दिखाया तो मैं तुम्हें 25 लाख रुपए से भी ज्यादा दे दूं। तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकोगी और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा काम और कर सकता हूँ। तुम्हें एक अच्छी जगह नौकरी दिला दूं, ताकि तुम सारी जिंदगी सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सको। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे 1.5 साल बाद मेरी जिंदगी पलट गई हो। मैं उसे देखते हुए बोली, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी।
मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि आप मेरे लिए कितना कर रहे हैं। मैंने धीरे से कहा, आप जितने महीने कहेंगे, मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। वैसे भी मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। सड़कों पर ही अपना गुजारा करती हूँ। कई दिन ऐसे भी गुजरते हैं जब मैं भूखी सोती हूँ। अगर आप मुझे अपने घर में पनाह देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। मेरी बात सुनकर कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर एक उदासी उतर आई। फिर वह अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हें एक सुकून भरी जिंदगी देना चाहता हूँ। जितना मुझसे हो सके उतनी अपनी गलती की भरपाई करना चाहता हूँ। ये कहकर वो ठहरा नहीं कमरे से चला गया। मैं उसके पीछे बस देखती रह गई। वह क्या कह कर गया था, ये मुझे ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि लगा, अगर ये रफ्तार यूं ही रही तो दिल रुक जाएगा। जरूर कुछ था जिसने मुझे मेरे अतीत में वापस खींच लिया, उस दर्दनाक हिस्से में जिसे याद करते ही मेरी हालत बिगड़ जाती थी। मैं जो एक सरदार परिवार की बेटी थी। मेरे पिता कारखाने के ठेकेदार थे। सब लोग हमारी इज्जत करते थे। मेरे अलावा 2 बड़े भाई और 2 छोटी बहनें भी थीं। पिताजी सबको समान रूप से प्यार करते थे, लेकिन बेटियों को हमेशा विशेष मान देते थे, जैसे उनकी जान हम में बसती हो। वह कहते थे, 2 बेटों के बाद जब तुम पैदा हुई तो तुम मेरे लिए सुकून का एहसास थी। तुम्हारे आने के बाद मेरे हालात बेहतर हो गए। मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा वे पूरी करते थे। एक बार मुझे मोबाइल फोन लेने का शौक हुआ। मैंने बस एक बार कहा और उन्होंने मेरी बात मान ली। भाइयों ने बहुत जोर लगाकर कहा, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? ये इसकी लायक नहीं। लेकिन पिताजी के आगे किसी की नहीं चली। मेरी जिद पर आखिर मेरे हाथ में एक टच मोबाइल दे दिया गया। फिर धीरे धीरे मैं अपने दोस्तों से जुड़ने लगी। फेसबुक पर कुछ लड़कों से भी बात होने लगी। शुरू में सब मजेदार लगा, पर धीरे धीरे मेरा मन उसमें उलझता चला गया। इसी दौरान मेरी मुलाकात वर्मा नाम के एक व्यक्ति से हुई। वह बहुत मीठे बोल बोलता था। कहता था कि वह दुबई में रहता है। कुछ ही समय में उसने मुझे शादी का प्रस्ताव दे दिया। मैंने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि वह मुझे बहुत अमीर लगा। मैंने उससे कहा, तुम अपने परिवार को लेकर मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। अगर तुम सच में संपन्न हो तो ये तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। मगर उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैंने जिस तरह का परिवार बताया था उसे सुनकर उसने कहा कि तुम्हारे पिता इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। बेहतर होगा कि तुम खुद मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा और तुम्हारा पासपोर्ट घर बैठे ही बन जाएगा। बस तुम मेरे पास चली आओ। उसकी इतनी विनती और बातें सुनकर मैं मान गई। एक पल को मेरे मन में ख्याल आया कि पिता से ये बात कह दूं। शायद उनका दिल पसीज जाए और वे राजी हो जाए। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। शायद किस्मत का लिखा था कि मैं चाहकर भी अपने पिता से अपने दिल की बात नहीं कह पाई। धीरे धीरे मैं उस व्यक्ति की बातों में दिलचस्पी लेने लगी। कुछ ही दिनों में उसने मुझे पासपोर्ट बनवाने के सारे तरीके समझा दिए। मुझे बहुत कुछ नहीं करना था, बस पासपोर्ट दफ्तर जाना था और सब कुछ अपने आप हो गया। मुझे 2 बार वहां बुलाया गया और तीसरी बार मेरे हाथ में पासपोर्ट थमा दिया गया। ये सब कैसे हुआ? किसने कराया? मुझे कुछ मालूम नहीं था। उसने मुझसे 1 रुपया तक नहीं लिया, बल्कि उसने ही पासपोर्ट दफ्तर के जरिए करीब लाख भेजे थे। फिर जब मैं घर लौटी तो उसने मेरी उड़ान की टिकट भी बुक कर दी थी। मुझे ये कदम उठाते हुए डर लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती? प्यार और पैसे की चमक ने मुझे अपने वश में कर लिया था। मैंने सोच लिया था कि वहां जाकर मैं अपना करियर बनाऊंगी, खूब पैसा कमाऊंगी और अपने माँ बाप को आराम की जिंदगी दूंगी। लेकिन कहते हैं जब इंसान पर लालच चढ़ जाए तो वह अपने होश खो बैठता है। उसके कहे अनुसार मैं दुबई पहुंच गई और यहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई। जैसे ही मैंने दुबई में कदम रखा और उससे संपर्क करने की कोशिश की, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बार बार उसे फोन करती रही पर उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया।
मेरे पास जितने पैसे थे उनसे मैं किसी तरह 10 दिन तक जी पाई। फिर सब खत्म हो गया। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। कुछ दिन तो मैंने लोगों से मांग कर अपना पेट भरा, पर फिर वह काली रात आई जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं भूखी प्यासी सड़क किनारे बैठी थी जब एक कार मेरे पास आकर रुकी। उसमें से एक नशे में धोत आदमी उतरा जिसने इशारा किया, और मैं इतनी कमजोर थी कि मना नहीं कर पाई। मैंने उसे सब कुछ सौंप दिया। बदले में उसने बस 2,000 रुपये दिए जिनसे मैंने पेट भरा। लेकिन यही मेरे पाप भरे रास्ते की शुरुआत थी। हर दिन मैं नया ग्राहक ढूंढती और अपने जीवन के दरवाजे गुनाहों की अंधेरी दुनिया में खोलती चली जाती। मैं क्या करती? मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। पिता का साया सिर पर नहीं था। घर वाले पास नहीं थे। मजबूरी में मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ा। बहुत कोशिश की कि कोई नौकरी मिल जाए, पर वहां नौकरी उन्हीं को मिलती थी जिनके पास सिफारिश या रहने की अनुमति होती है। मेरे पास दोनों नहीं थे। इसलिए मैं एक ऐसी स्त्री बन गई थी जिसे बहुत कम पैसों में रौंद दिया जाता था। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और देखते देखते मुझे यहाँ 1.5 साल हो गया। अब भी मेरे मन में सवाल उठता था, मेरे देश में सब कैसे होंगे? मुझे पहले कुछ पता नहीं था, लेकिन अब जब मैंने उस आदमी को देखा तो ना जाने क्यों ऐसा लगा जैसे मैं उससे पहले भी बात कर चुकी हूँ। जब उसने अपना पूरा नाम मानव वर्मा बताया तो अचानक मेरे मन में वही मानव का नाम गूंज उठा जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में एक तूफान आ गया था। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। ऐसा लगने लगा था मानो जिंदगी फिर से मुझे 1.5 साल पीछे खींच लाई हो। समय तेजी से बीतता जा रहा था। दोपहर में नौकरानी खाना देकर चली गई, लेकिन अब मुझे बस मानव वर्मा का ही इंतजार था। करीब रात के 8 बजे वो कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर आया, मैं उसके सामने खड़ी हो गई। वह कुछ कहता उससे पहले ही मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और झकझोरते हुए बोली, झूठ मत बोलो, तुम वही मानव हो जिसने मुझे हिंदुस्तान से दुबई बुलाया था। तुम वही हो ना जिसने प्यार का जाल बिछाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। तुम्हें तुम्हारे पिता की कसम है। तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने पिता से बहुत लगाव है। आज मुझे सच जानना है। मैंने भगवान से कितनी बार दुआ की थी कि एक बार तुमसे मिलूं और पूछूं, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मेरी बातें सुनकर वो अचानक घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस पल मुझे यकीन हो गया कि मेरा शक सही था। वह रोते हुए बोला, मैं बेबस था। घर वालों के दबाव और पाबंदियों के कारण जब मैंने तुम्हें हिंदुस्तान से दुबई बुलाया तो मेरे पिता मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी गरीब लड़की से शादी की तो वे मुझे घर से निकाल देंगे। उन्होंने मेरे पीछे लोगों को लगा दिया था ताकि मैं तुमसे संपर्क ना कर सकूं। मैंने फिर भी कोशिश की थी कि तुम्हें अपने पास बुला सकूं, लेकिन तुम उस व्यक्ति से मिली ही नहीं जिसे मैंने भेजा था। फिर पिछले हफ्ते मुझे पता चला कि तुम किसी ग्राहक के साथ दुबई के एक होटल में देखी गई हो। जब उसने तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो मुझे लगा जैसे धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा अंतर्मन मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था। मैं हर दिन मरता था और हर दिन जीता था। इसलिए मैंने एक योजना बनाई और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला किया। मुझे पता है तुम्हारे लिए मुझे स्वीकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन आज मैं अपने सारे वादे पूरे करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना लो। उस पल मेरा मन चाहता था कि मैं उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा था कि कहीं ना कहीं मेरा दिल चाहता था कि कोई ऐसा इंसान हो जो मुझसे सच्चा प्रेम करे, तकलीफ ना दे, बल्कि सम्मान और स्नेह से भरी जिंदगी दे। इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसे माफ कर दिया और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू की। शुरुआती दिनों में कई छोटी मोटी परेशानियां आई।
मेरी पुरानी जिंदगी को लेकर मैं बहुत डरी और सहमी रहती थी। हमेशा लगता था कि कहीं वो मुझे ताना ना दे दे। वो मुझसे जरूर कुछ बातें कहता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा लोग सोचते हैं। उसने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा था कि मैं कोई गली कूचे की औरत हूँ या कि मेरा अतीत कलंकित रहा है, बल्कि वो हमेशा मुझे आदर देता था। उसकी सौतेली माँ हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती थी, लेकिन वह मुझे उनसे बचाता था और अपने पिता के सामने मेरी इज्जत बढ़ाता था। मेरे जो सपने थे वे लगभग खत्म हो चुके थे। शादी के 6 महीने बाद वह मुझे मेरे मायके लेकर गया था। मेरे भाइयों की शादी हो चुकी थी, बहनों के रिश्ते तय हो चुके थे और पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत नाराज हुए और मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में और इतनी शान शौकत से देखा तो उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। शायद मेरे मन की पवित्रता ही थी कि मुझे मेरा सब कुछ फिर से मिल गया। आज जब मैं अपनी अतीत के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आत्मा कांप उठती है। भगवान किसी लड़की को इतनी पीड़ा और ऐसा भाग्य कभी ना दे। सच कहूँ तो आज मेरे पास सब कुछ है और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जब भी मैं अपना अतीत याद करती हूँ तो मन दहल उठता है। मैं हमारी नई पीढ़ी की लड़कियों को एक संदेश देना चाहती हूँ। अपनी जिंदगी को अपने परिवार और सच्चे दोस्तों तक ही सीमित रखें, क्योंकि ये ऑनलाइन रिश्ते कभी भी सच्चे नहीं होते। इनके पीछे दिखावा और छलावा होता है, जो आपको बर्बाद कर सकता है। प्यार की भावनाओं में बहकर उठाया गया हर गलत कदम एक औरत के लिए केवल और केवल अपमान का कारण बनता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।